बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लाज्मा फिज़िक्स में आज हम प्लाज्मा की नेचर में जो अक्रेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा कहाँ कहाँ पे मिलता है। ये तो हम जानते ही हैं आमतौर पर कि प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है मैटर की, और ये यूनिवर्स में बाकी स्टेट्स की निस्बत जो है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन अर्थ पे इसकी क्वांटिटी नहीं है। नेचुरली आर्टिफिशली हम अर्थ पे प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें हमारे पास मैटर की स्टेट्स में सॉलिड, गैस और लिक्विड जो है ये अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं, लेकिन प्लाज्मा नहीं है। लेकिन यूनिवर्स में प्लाज्मा बहुत ज़्यादा है। कहाँ कहाँ पे है आज हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन एंड इट्स एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं कि सूरज के अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, और जिसकी वजह से जिनमें प्रोटॉन्स जो हैं आपस में मिलकर हीलियम आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सन के बहुत डीप यानी कि उसके बिल्कुल इंटीरियर के अंदर जो टेम्परेचर है इन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से वो 1.2 इंटू 10⁷ केल्विन के राउंड अबाउट है। बहुत हाई टेम्परेचर है। तो इतने हाई टेम्परेचर पर फिर वहाँ पे मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हीलियम आयंस हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वहाँ पे फिर प्रोटॉन्स रिएक्शन कर रहे हैं। तो सारे आयनाइज्ड पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब है कि इंटीरियर जो है सन का ये एक प्लाज्मा की फॉर्म में है, और फिर टेम्परेचर बहुत हाई है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मौजूद पार्टिकल्स के पास एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर हम सन का मास देखें बहुत ज़्यादा है, 2 इंटू 10⁻30 kg की रेंज में। तो इतना ह्यूज मास जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करने में रोल प्ले करता है। तो सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड या उसकी फोर्स है बहुत ज़्यादा है, और उस इतनी हाई फोर्स जो है वो फिर उन पार्टिकल्स को, आयनाइज्ड पार्टिकल्स को सन के एटमॉस्फेयर से भागने से रोकती है। लेकिन बहुत हाई एनर्जेटिक पार्टिकल जो हैं जिनका साइज़ बहुत कम है और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये फिर भी सन के इंटीरियर से फरार हो जाते हैं, एस्केप आउट कर जाते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम सन का इंटीरियर के बाद उसके एक्सटर्नल देखें तो सन का जो एटमॉस्फेयर है, एक्चुअली सन की सरफेस की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। तो सन का जो एटमॉस्फेयर है, और ये एटमॉस्फेयर भी हमें विजिबल है, इंटीरियर हमें विजिबल नहीं है। तो इस एटमॉस्फेयर को हम सोलर एटमॉस्फेयर कहते हैं, और इसके 3 रीजन्स हैं, 3 लेयर्स हैं। फोटोस्फेयर है जो कि बिल्कुल सेंटर में आ जाता है सन की कोर के अराउंड। ये सन की कोर आपको यहाँ पे इस डायग्राम में नज़र आ रही है, और इसके गिर्द जो है हमारे पास ये फोटोस्फीयर है। और फोटोस्फीयर से बाहर का जो रीजन है ये क्रोमोस्फीयर है, और क्रोमोस्फीयर से बाहर का रीजन जो है कोरोना कहलाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो हम बारी बारी इन लेयर्स को, इन रीजन्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोस्फीयर की। फोटोस्फीयर जो है ये लेयर है सन के कोर के गिर्द, और इसका टेम्परेचर और सन का एटमॉस्फेयर बनाती है। एटमॉस्फेयर का पहला इन्वेल्प है, इनर इन्वेल्प। तो इसका टेम्परेचर जो है 6000 केल्विन है, यानी कि अगर सूरज की सबसे पहली सरफेस का भी टेम्परेचर, कोर के बाहर का टेम्परेचर भी देखें 6000 केल्विन, जिसका मतलब है कि 5727 के राउंड अबाउट डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट जो है वो टेम्परेचर है सन की सरफेस की फर्स्ट लेयर का। तो ये रीजन जो है विजिबल है। विजिबल इस तरह से है कि यहाँ पे जो गैसेस हैं वो ओपेक हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें ये विजिबल डिस्क नज़र आती है, तकरीबन लाइट येलो या वाइट से कलर के राउंड अबाउट। फिर इसकी जो अगर हम थिकनेस देखें तो ये तकरीबन कुछ 100 किलोमीटर्स तक इसकी थिकनेस है। हम अगर वापस दोबारा से इसको चेक करना चाहें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये येलो कलर में जो हमें रीजन नज़र आ रहा है ये फोटोस्फीयर है, और इसके बाहर जो फिर हमें रीजन तकरीबन ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है ये क्रोमोस्फीयर है, और इसके बाहर फिर हमें लाइट सा रीजन नज़र आ रहा है येलो कलर में, वो कोरोना है। कोरोना बेसिकली तकरीबन रेडिश फॉर्म में होता है। बहरहाल हमने फोटोस्फीयर की बात की है, इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोस्फीयर की। तो क्रोमोस्फीयर जो है ये फ्लेम लाइक रेडिश कलर की रिंग है जो कि फोटोस्फीयर के इर्द गिर्द है, और इसका टेम्परेचर जो है 100,000 केल्विन है।
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और इसकी जो थिकनेस है वो 10,000 किलोमीटर तक है। सन के अराउंड इसकी थिकनेस 10,000 किलोमीटर तक है। तो इतना हाई टेम्परेचर जो है हमें बताता है कि इस एटमॉस्फेयर में भी जो हम मटेरियल होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो आयनाइज फॉर्म में होंगे और यहाँ पे भी प्लाज्मा एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद अगर हम अगली लेयर की बात करें, और अगली लेयर हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है जो इसको हम कोरोना कहते हैं। ये टेनिस हॉट प्लाज्मा, यानी कि बहुत वीक सा प्लाज्मा है लेकिन इसका टेम्परेचर काफ़ी है। और वीक इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि इसमें जो पार्टिकल डेंसिटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू इनर लेयर्स। ये एटमॉस्फेयर में और सूरज के गिर्द स्पेस में मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड हुआ है कोरोना। और जैसे कि हमने एक लेक्चर में बात भी की थी पिछले लेक्चर्स में कि अगर कंप्लीट सोलर इक्लिप्स हो, यानी कि पूरा सूरज ग्रहण हो मुकम्मल तौर पर, तो हमें कोरोना नज़र आता है और जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसका टेम्परेचर जो है ये वेरी करता है। अगर हम क्रोमोस्फीयर से, जो कि कोरोना के इंटरनल आता है यानी कि कोरोना से पहले है, तो क्रोमोस्फीयर की बाउंड्री से लेकर अगर हम कोरोना के उस पॉइंट तक देखें जहाँ पे हमें कोरोना सबसे ज़्यादा गर्म मिलता है, तो टेम्परेचर जो है वो बड़ी तेज़ी से चेंज होता नज़र आता है हमें। और टेम्परेचर जो है वो अगर हम देखें तो हॉटर कोरोना का, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे कोरोना का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे तकरीबन 10⁻⁶ केल्विन तक जो है वो टेम्परेचर हमें मिलता है। फिर अगर हम सन के एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये जो सन का पूरा एटमॉस्फेयर और ख़ुद सन की कोर जो है ये प्लाज्मा पे बेस्ड है। और एक्चुअली सिर्फ सूरज ही नहीं, सिर्फ सन ही नहीं, बाकी स्टार्स भी जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह का ही स्ट्रक्चर रखते हैं। तो प्लाज्मा की वजह से, और फिर यह है कि यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से और डेंसिटी वेरिएशन की वजह से मुख्तलिफ लेयर्स हैं, तो उससे क्या है होता है, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। वेरिएबल इस पॉइंट ऑफ व्यू से, दो पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएबल हम कह सकते हैं। एक तो पार्टिकल की डेंसिटीज़ की वजह से लेयर्स डिफरेंट हैं और फिर टेम्परेचर की वजह से लेयर्स डिफरेंट हैं। इसके साथ साथ इन लेयर्स के अंदर मोशन है पार्टिकल्स की, यानी कि इन पूरी की पूरी लेयर्स के अंदर जो है वो रीजन्स की मोशन है। और इसके साथ साथ खुद सूरज की अपनी भी दो तरह की मोशन है, एक उसकी ऑर्बिटल मोशन है गैलेक्सी के अराउंड और एक दूसरी उसकी स्पिन मोशन है उसके अपने एक्सिस के अराउंड, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लाज्मा की डेंसिटीज रीजन्स में चेंज होती रहती हैं और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अगर हम सन की सरफेस पे देखें तो उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के राउंड अबाउट है। और फिर उन रीजन्स में जहाँ पे, जिनको हम सन स्पॉट्स कहते हैं, यानी कि बेसिकली ये ऐसे रीजन हैं जहाँ पे गैसेस जो हैं उनका टेम्परेचर काफ़ी कम है, या उनको हम उस रीजन को कूलर गैस रीजन्स कहते हैं। तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तकरीबन 0.1 टेस्ला तक पहुँच जाता है। और सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कम होने की वजह बेसिकली ये है कि वहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो हैं उनके आपस के इंटरेक्शन की वजह से जो है वो जो फील्ड्स जनरेट होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ पे चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा और फिर उनका टेम्परेचर कम है और उनकी मोशन जो है वो थोड़ी स्लो है, तो वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि हम सन स्पॉट्स की बात करते हैं। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड भी उन चार्ज पार्टिकल्स को, जिनको हम प्लाज्मा की फॉर्म में देख रहे हैं, उनको जो है वो बाउंड रखता है सरफेस के अंदर। और इसके साथ साथ ही इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और भी बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। बहरहाल मैग्नेटिक फील्ड की बजाय हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा को, जो हमें जो है वो इसके अलावा, यानी कि सूरज और इसके एटमॉस्फेयर के अलावा किस फॉर्म में मिल सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जहाँ पे प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है वो है सोलर विंड। सोलर विंड क्या है जी?
सन से जो एनर्जेटिक पार्टिकल स्केप आउट करते हैं, फरार होते हैं, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं मोस्टली। तो इन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के इस कम्बिनेशन को या इन भागते हुए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्ट्रीम्स को हम सोलर विंड कहते हैं। और ये सूरज से, सन से मुसलसल कंटिन्यूसली इमिट होती रहती हैं और बहुत हाई स्पीड पे जो है ये इंटरप्लैनेटरी स्पेस में इंटर होते हैं, और जिससे सुपरसोनिक एक्सपेंशन होती है हॉट कोरोना की, सोलर कोरोना की। यानी कि जब ये सूरज से बाहर की तरफ भागते हैं ये पार्टिकल्स, तो जो सोलर कोरोना होता है वो फैलता हुआ नज़र आता है और बहुत तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आता है। ऐसे लगता है जैसे कि शोले से सूरज से बाहर की तरफ निकल रहे हों। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो कुछ स्ट्रीम्स ही हमें बाहर की तरफ नज़र आ रही हैं। बेसिकली जो है ये पार्टिकल्स एस्केप आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना का फैलाव बहुत ज़्यादा बहुत दूर तक स्पेस में हमें नज़र आ रहा है। तो ये सोलर विंड जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी प्लाज्मा की फॉर्म में है, और ये सोलर विंड जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होती है। तो जो सोलर मैग्नेटिक फील्ड है, अगरचे सोलर विंड जो है ये बाहर की तरफ भागती है, लेकिन जो सोलर मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सोलर विंड की वजह से अफेक्ट नहीं होता। क्योंकि जो स्ट्रीमिंग प्लाज्मा है यानी कि उसके अंदर ये तकरीबन फ्रोज़न फॉर्म में हमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, सोलर मैग्नेटिक फील्ड फ्रोज़न फॉर्म में नज़र आता है। यानी कि ऐसे लगता है कि जैसे स्ट्रीमिंग प्लाज्मा के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई चेंजेस जो हैं वो नहीं हो रहे। और फिर अगर हम फील्ड लाइंस को देखें तो ये आर्किमिडीयन स्पाइरल्स की शक्ल में हमें नज़र आती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। और ये आर्किमिडीयन स्पाइरल्स क्यों बनती हैं? क्योंकि सूरज जो है ये क्योंकि अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रहा होता है, तो इसकी रोटेशन की वजह से बाहर की तरफ जाती हुई जो सोलर विंड है वो रेडियल पाथ बनाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रेडियल पाथ। तो इस रेडियल पाथ की वजह से जो फील्ड लाइंस हैं वो आर्किमिडीयन स्पाइरल्स जो हैं वो बनाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो फैन लाइक स्ट्रक्चर। तो फिर ये जो विंड है ये इंटर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में और उसके एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करती है। अगर हम इस सोलर विंड की डेंसिटी देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या चार्ज डेंसिटी जो है ये 5 × 10⁶ पर क्यूबिक मीटर है। और टेम्परेचर, अगर हम इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर की बात करें तो 5 × 10⁴ केल्विन के राउंड अबाउट है, और अगर हम आयन के टेम्परेचर की बात करें तो 10 × 10⁴ केल्विन के राउंड अबाउट है। और अगर हम इससे जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की बात करें इस प्लाज्मा से, तो 5 × 10⁻⁹ टेस्ला के राउंड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है अर्थ के ऑर्बिट में इंटर होने की वो 3 × 10⁻, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होने की 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड है। बहुत हाई वेलोसिटी है, स्पीड है, जिसकी वजह से ये अर्थ के फील्ड में और अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफ़ी दूर तक जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। और इसी पेनिट्रेशन की वजह से जनरेट होता है, जन्म लेता है मैग्नेटोस्फीयर और वान एलन रेडिएशन बेल्ट्स। तो जब ये जो सोलर विंड है ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे अफेक्ट करती है, तो ये क्योंकि इसमें के अंदर 4 पार्टिकल्स हैं, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड को पे असरअंदाज करती होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड को एक ख़ास फॉर्म में मॉडिफाई करने की वजह बनती है। और फिर उससे एक बाउंड्री जनरेट होती है और उसी बाउंड्री को हम मैग्नेटोपॉज कहते हैं। अब ये जो ख़ास किस्म की ज्योमेट्री जनरेट होती है, जो कि हम आगे डायग्राम में देखेंगे भी, तो अगर सूरज की तरफ से इसको देखें तो ये रफली स्फेरिकल फॉर्म में हमें नज़र आती है, और अगर इसके मुखालफ सिमत में हम देखें तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में, रफली सिलेंड्रिकल फॉर्म में नज़र आती है। हम आगे डायग्राम में इस चीज़ को देखेंगे। जो इनर रीजन है इस मैग्नेटोस्फीयर का, यानी कि इस रीजन का जहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट हो रहा है, तो उसके अंदर यानी कि बेसिकली उसके अंदर अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है।
और ये अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक ख़ास किस्म की जो है वो लेयर जनरेट कर देता है। क्यों करता है? सोलर विंड की वजह से। और उसी रीजन को हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। तो मैग्नेटोस्फीयर के अंदर जो हैं वान एलन रेडिएशन बेल्ट्स हैं। ये बेसिकली वान एलन रेडिएशन बेल्ट्स जो हैं ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ख़ास रीजन्स में ट्रैप अप हो चुके हैं। और ये वही चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि कॉस्मिक रेज की शक्ल में या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की शक्ल में यानी कि सोलर विंड की शक्ल में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटोस्फीयर में इंटर होते हैं। तो ये जो ट्रैप्ड चार्ज पार्टिकल्स हैं इनकी जो मोशन है इन रीजन्स के अंदर वान एलन बेल्ट्स के अंदर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की मोशन है। और कुछ स्पायरल किस्म की मोशन है, लेकिन ये स्पायरल किस्म की मोशन जो है वो इतनी कम्प्लीटली स्पायरल नहीं है, बल्कि इसमें मुख्तलिफ तरह के जो है वो स्ट्रक्चर हमें जियोडेसिक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। और ये बेसिकली जियोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से यानी कि ये स्पायरल जो हैं ये जियोमैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग उनकी लाइंस के अलाउंग जो है ख़ास किस्म की मोशन करती हैं। और इनकी मोशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से है कि बेसिकली ये एक तो साथ साथ अर्थ के गिर्द जो है वो ड्रिफ्ट भी कर रही होती हैं और साथ ही क्योंकि अर्थ खुद भी रोटेट कर रही है तो इसलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो मूव कर रहा होता है, तो इसलिए इनकी मोशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वान एलन बेल्ट का जो इनर रीजन है या इनर बेल्ट जो है वान एलन इनर बेल्ट जो है उसकी वजह जो है वो कॉस्मिक रेज ही हैं। जबकि अगर हम आउटर बेल्ट की बात करें बेसिकली ये हम अर्थ की तरफ से देख रहे हैं, ये हम अर्थ से बाहर की तरफ से देख रहे हैं यानी कि सूरज की तरफ से हम अर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो वहाँ पे जो पहली बेल्ट बनती है उसको इनर बेल्ट कहते हैं, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, और उसकी वजह कॉस्मिक रेज हैं या दूसरे लफ्ज़ों में सोलर विंड है। और अगर हम आउटर बेल्ट की बात करें तो आउटर बेल्ट जो है ये प्लाज्मा स्ट्रीम्स यानी कि प्लाज्मा पर मुश्तमिल है, और ये प्लाज्मा बेसिकली जनरेट होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अपने पार्टिकल्स के आयनाइज हो जाने की वजह से। और ये पार्टिकल्स तब आयनाइज होते हैं जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो हैं यानी कि सोलर विंड जो है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। यहाँ पे आपको वही ज्योमेट्री नज़र आ रही है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हम सूरज की तरफ से अगर देखें तो ये सोलर विंड जो है वो आ रही है, और सोलर विंड क्या कर रही है यहाँ पे एक रीजन जनरेट कर रही है जिसका सन की तरफ जो है वो तकरीबन स्फेरिकल फॉर्म बनती है, और सन से एंटी डायरेक्शन में जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म बनती है। और इसके अंदर यहाँ पे आप गौर करें कि यहाँ पे हमें रेडिएशन बेल्ट्स नज़र आ रही हैं। इनमें एक इनर रेडिएशन बेल्ट है, एक आउटर रेडिएशन बेल्ट है। और इसी सोलर विंड की वजह से शॉक वेव जनरेट होती हैं। इन्हीं शॉक वेव्स की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डिस्टर्ब होता है और फिर ये ख़ास किस्म की शेप जो है वो बनाता है, और फिर इसी वजह से यहाँ पे मैग्नेटो शीट्स जनरेट होती है और मैग्नेटोस्फीयर जनरेट होता है। ये जो बाउंड्री बनती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की इस ख़ास शक्ल में, इसको हम मैग्नेटोपाज कहते हैं। और फिर इससे आगे अगर हम देखें ये सारी की सारी प्लाज्मा शीट है जो कि अर्थ के अराउंड है हमारे पास, और ये कॉस्मिक रेज और सोलर विंड की वजह से है। और दरमियान में यहाँ पे हमें मून का ऑर्बिट भी नज़र आ रहा है। मैग्नेटोस्फीयर से नीचे की तरफ अगर हम आएँ अर्थ की तरफ तो फिर हमें आयनोस्फीयर मिलता है जो कि नेचुरल ब्लैंकेट है प्लाज्मा का हमारे एटमॉस्फेयर में। ये तकरीबन 60 किलोमीटर से लेकर सेवरल हंड्रेड किलोमीटर्स तक जो है वो एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है। तो इसके अंदर आयनाइज्ड पार्टिकल हैं, और बेसिकली ये आयनाइज्ड पार्टिकल्स भी कॉस्मिक रेज और एक्स रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज जब इंटर होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि मैग्नेटोस्फीयर से आगे, जो हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आती हैं एक्स रेज की शक्ल में और अल्ट्रा वायलेट एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की शक्ल में, तो ये हमारे एटमॉस्फेरिक स्पेशीज़ के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उनको आयनाइज कर देती हैं। तो यही आयनाइज पार्टिकल जो है आयनोस्फीयर जनरेट करते हैं अर्थ के गिर्द। अब इस आयनोस्फीयर की वजह से जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमेना भी होते हैं, जिनमें से एक फिनोमेना अरोरा है। अरोरा क्या है जी? अगर आप नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे जाएं तो आपको
इस तरह का कलर पैटर्न नज़र आएगा आसमान पे, ऊपर की तरफ उठता हुआ या ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ। बहुत से रंग आपको नज़र आएंगे और बड़े खूबसूरत सा आसमान आपको नज़र आएगा इन रंगों की वजह से। बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल फॉर्म में हमें रंग नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ वेवलेंथ्स मिट हो रही हैं। और ये इस वजह से मिट हो रही हैं कि जो कॉस्मिक रेज जो हैं वो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक स्पेशीज़ हैं, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक स्पेशीज़ से मुराद ये है कि जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल, गैस पार्टिकल या वाटर वेपर्स हैं, तो उनके साथ कॉस्मिक रेज जो हैं वो इंटरेक्ट करती हैं इन रीजन्स में, यानी कि नॉर्थ पोल पे ये इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल फॉर्म में हमें मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत पैटर्न की फॉर्म में नज़र आती है, और इस पैटर्न को हम अरोरा कहते हैं। शुमाली कुतुब शुमाली पे या कुतुब जनूबी पे आपको अरोरा नज़र आएगा अगर आप जा सके तो। इसके बाद अगर हम प्लाज्मा की स्पेस में बाकी जगहों पे बात करें तो बाकी जगहों में प्लाज्मा हमें सोलर सिस्टम के अलावा प्लाज्मा हमें स्टार्स में मिलता है। बिल्कुल उसी तरह का तकरीबन स्ट्रक्चर है स्टार्स का जिस तरह का सन का हमने देखा है। इसके साथ साथ इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर भी हमें प्लाज्मा मुख्तलिफ फॉर्म में मिलता है। इंटरस्टेलर स्पेस से मुराद मतलब स्टार्स के दरमियान की जो स्पेस हमें नज़र आती है यूनिवर्स में, और इसके साथ साथ गैलेक्सीज़ में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हमें प्लाज्मा गैसेस की शक्ल में हमें मिलता है। और फिर इसके साथ साथ इंटरगैलेक्टिक स्पेस के अंदर, इंटरगैलेक्टिक स्पेस बेसिकली वो स्पेस है जो दो गैलेक्सीज़ के दरमियान में है, तो उसको हम इंटरगैलेक्टिक स्पेस कहते हैं। उसमें भी हमें प्लाज्मा मिलता है। सुपरनोवा जो कि प्लाज्मा ही है, और इसके साथ साथ न्यूट्रॉन स्टार्स जो है इनके अंदर प्लाज्मा है, और हम देखते हैं कि ये न्यूट्रॉन स्टार्स जब रोटेट करते हैं तो सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन इमिट करते हैं उसी प्लाज्मा की वजह से, और इस चीज़ को हम पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस कराए हैं। ब्लैक होल्स के गिर्द भी हमें प्लाज्मा नज़र आता है, और यहाँ पे इस इमेज में, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं ये एक ब्लैक होल है, और ये एक किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट को जो है वो निकल रहा है, खा रहा है। तो यहाँ पे जब ये किसी भी स्टार को या प्लैनेट को ये ऑब्जर्व कर रहा होता है, ईट अप कर रहा होता है, खा रहा होता है, तो उस वक़्त वो ऑब्जेक्ट जो है वो प्लाज्मा की शक्ल में इसकी तरफ बढ़ता है। और इसके साथ साथ इस ब्लैक होल के गिर्द भी हमें मटेरियल नज़र आ रहा है, और ये भी बेसिकली प्लाज्मा की शक्ल में ही है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इस लेक्चर में देखा कि प्लाज्मा यूनिवर्स में किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।